नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। भारतीय लोगों के शरीर में विटामिन डी की भारी कमी पाई गई है। नई रिसर्च बताती है कि देश में हर दूसरा व्यक्ति विटामिन डी की कमी यानी उसकी डिफिशियंसी से जूझ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो हम विटामिन डी डिफिशिएंट कंट्री बनते जा रहे हैं। विडंबना यह है कि लोगों को इस कमी का एहसास तक नहीं, यहां तक कि पता होने के बावजूद लोग उस पर कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं। उसे एक बहुत ही सामान्य जो कमी है मानकर यूं ही चलते रह रहे हैं। दरअसल मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की एक रिपोर्ट आई है और इसमें देश भर में जांच करवाने वाले करीब 46% लोगों में विटामिन डी कम पाया गया है। यह हैरान करने वाला खुलासा जो रिसर्च बताती है उसका साइज बड़ा है, क्योंकि एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी हेल्थ केयर फर्म है जिसके पास डेटा बहुत है। इसमें साल 2019 से जनवरी 2025 तक यानी ये लेटेस्ट डेटा है। 22 लाख, जी हां, 22 लाख लोगों से ज्यादा का टेस्ट का डेटा शामिल किया गया और यकीन मानिए ये रिपोर्ट स्वास्थ्य में बढ़ रहे गुपचुप गंभीर संकट की ओर इशारा करती है। आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में विटामिन डी की कमी यहां तक कि बहुत सारे अवेयरनेस के बावजूद बड़े पैमाने पर है। ये नतीजे इस बात पर जोर देते हैं कि इस कमी को रोकने के लिए अवेयरनेस, पोषण, नियमित टेस्टिंग, इन सब को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसे में कई सवाल हैं। बड़ा सवाल कि भारत में लगभग हर दूसरे व्यक्ति में विटामिन डी की कमी की सबसे बड़ी वजह क्या है। इसके अलावा टीनेजर्स में विटामिन डी की कमी, मतलब एक ऐसी एज जहां पर आमतौर पर इस तरह की कमी नहीं पाई जाती है, यह डेटा सजेस्ट कर रहा है कि उनको भी अब कमी हो रही है। क्या केवल धूप लेना काफी है या खान पान में भी बदलाव बहुत आवश्यक हो गया है। भारत में क्यों लोगों को नहीं मिल पा रहा पर्याप्त धूप, क्या है वजह, इन सारी चीजों की पड़ताल करेंगे और विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने की आवश्यकता है। इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जानी मानी डाइटिशियन सिमरन भसीन इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। सिमरन, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सतीश कौल साहब हैं, सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड इंटरनल मेडिसिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कौल साहब। कौल सर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं। विटामिन डी डेफिशिएंट हम हैं, मतलब ये सुन के मुझे हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि शायद आसपास आप देखेंगे या हम शायद अपने खुद के उदाहरण भी देखने जाएं तो यही नजर आता है कि किसी को कम या ज्यादा विटामिन की डेफिशिएंसी जरूर है। विटामिन डी ही नहीं, विटामिन B12 भी अब कॉमन होता जा रहा है। इसके अलावा लोगों में बाकी कमियां भी, इससे जो बाय प्रोडक्ट हैं उन तरह के भी समस्याएं आ रही हैं। किसी का प्रोटीन बढ़ जा रहा है, किसी का प्रोटीन कम हो जा रहा है। बहुत सारे समस्याएं जो पहले इक्का दुक्का सुनने को मिलती थी अब आम हो चली हैं और डेटा भी अब इसको सजेस्ट कर रहे हैं। इसके सबसे बड़े कारण क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि विटामिन डी बनता कैसे है। विटामिन डी एक कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड विटामिन है जो हमारी चमड़ी पे जब सूरज की वो किरणें जो सुबह सुबह भोर में देखी जाती हैं, सुबह 6-7 बजे के बीच में देखी जाती हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारी चमड़ी पे पड़ती हैं तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप पहला चीज ये देखें कि सुबह की धूप कौन लेता है, हम सब शहरों में जो रहते हैं, खासकर शहरों के बच्चे वो लेट उठ के सुबह जल्दी स्कूल जाने के चक्कर में हैं तो भागते हुए स्कूल जाते हैं। तो इस कारण हमारे प्रदूषण की जो मात्रा है हमारी हवा में, उसके कारण सर्दियों में सूरज पड़ता ही नहीं है। गर्मियों में गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि हम रेयरली इस किरणों को हमारा शरीर देखता है। तो इस करके विटामिन डी इंडोर रहने से, ज्यादातर अंदर रहने की वजह से कमी पाई जाती है। और आपने बहुत एक सच्ची बात बोली है कि भारत में उस उम्र में विटामिन डी डेफिशिएंसी देखी जा रही है जब बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ, बच्चों की बोन मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, उसके लिए विटामिन डी का इंपॉर्टेंस को कोई जुटला नहीं सकता। अगर विटामिन डी की कमी छोटे बच्चे में होगी तो रिकेट्स होगा, बड़ों में होगी तो ऑस्टोमेलेशिया होगा। तो इसके कारण विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जो इम्यून सेल, हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो विटामिन डी पे निर्भर करते हैं अपना काम करने के लिए। तो डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है।
इन्होंने तो सिर्फ 46 लाख 22 लाख या 46 लाख लोगों का डेटा इकट्ठा किया है। ये तो एक लेबोरेटरी का डेटा है। अगर आप बाकी लेबोरेटरीज को देखें, जैसी दूसरी लेबोरेटरीज हैं हमारे देश में, तो ये करोड़ों में होगा। और आप, आई विल नॉट बी सरप्राइज, मेरे को इस बात की बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा कि भाई ये डेफिशिएंसी हमारे सोच से कहीं ज्यादा है। और हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हैं। हम छोटे बच्चों में, 18 साल बच्चों में, 19 साल के बच्चों में हम देखते हैं रेस्पिरेटरी इलनेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, जुकाम खांसी बहुत ज्यादा होता है। तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी डायरेक्टली इसके लिए लिंक्ड है। बोन हेल्थ, इम्यूनिटी बच्चों की होती नहीं है तो ढंग से ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसपे हमारी हेल्थ अथॉरिटीज को, पब्लिक सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, सोशल मीडिया में डेवलप करना पड़ेगा, इसकी जागरूकता लोगों में और जाए, ताकि हम इसको एटलीस्ट दिस इज समथिंग जो हम ट्रीट कर सकते हैं, सिंपल सप्लीमेंट देके इसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके माध्यम से या और टीवी के माध्यम से हम ये जानकारी लोगों में पहुंचाएं कि विटामिन डी चेक करवाना कोई इतना महंगा जांच भी नहीं है, उससे फायदे कितने होते हैं, तो इससे लोगों में एक विचारधारा बनेगी कि ये चीजों भी, एस्पेक्ट को भी देखना है। दूसरा, हमारे देश में काफी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें अक्सर विटामिन B12 की कमी भी देखी जाती है। उसके कारण भी छोटे बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट में दिक्कत आती है, नर्व्स की डेवलपमेंट दिक्कत आती है। जुड़ी क्या? तो ये सब चीजें जानना आप हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं हमने बड़ा ही कहीं नजरअंदाज किया है, तो शायद लंबे समय से इसे नजरअंदाज करने का परिणाम इस तरह के नंबर सामने आ रहे हैं। और आपने बहुत बेहतर बात कही कि शायद हम सभी ने इसको उस लेवल पे अवेयरनेस नहीं फैलाई है जिसकी आवश्यकता है। इस बीच जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट श्वेता राठौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। थैंक यू सो मच श्वेता, अपना कीमती समय देने के लिए। सिमरन, हमें जरा बताइए कि क्या वो ऐसी चीजें हैं जो हम अपने खान पान में बदलाव करें, नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि सबसे बड़ा देखिए सप्लीमेंट्स और बाकी चीजें तो तब आती हैं जब आप का विटामिन डी लेवल थोड़ा सीवियर लेवल पे पहुंच जाए या चिंताजनक स्थिति हो जाए। तो उसके बावजूद हमारे पास सोर्सेस क्या हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए हम अपने आप को अगर रेगुलरली ही फीड कर रहे हैं उन चीजों से, तो हम स्तर को बढ़ा सकते हैं और उसमें सप्लीमेंट्स एक तरह का कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। आजकल की डाइट में ये है कि हम न्यूट्रिएंट डेंस डाइट पे कम ध्यान दे रहे हैं और कैलोरी डेंस डाइट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारी डाइट में कैलोरीज तो जरूरत से ज्यादा मात्रा में है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जितने होने चाहिए हमें उतने नहीं मिल रहे। अब विटामिन डी की हम बात करें तो जैसे सबको पता है कि वो सनलाइट से मिलता है। डेली बेसिस पे 20 मिनट सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इतना एक्सपोजर नहीं देते हैं तो विटामिन डी आपकी बॉडी में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि आप गुड फैट्स अपनी डाइट में लें, क्योंकि डेफिनेटली गुड फैट्स उसकी एब्जॉर्बेंसी के लिए, वो एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है और गुड फैट्स उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी है। लिवर हेल्थ का साथ में ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो विटामिन डी की कन्वर्जन है एक्टिव फॉर्म में, जब वो कन्वर्ट होता है वो आपके लिवर में होता है। तो अगर आपको फैटी लिवर होगा या आप ओवरवेट होगे तो वो एब्जॉर्ब उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान देना है। डाइटरी सोर्सेज में बहुत कम सोर्सेज है जिनसे आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन सी फूड एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसमें आपको थोड़ा बहुत विटामिन डी मिल सकता है। तो अगर क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन वेजिटेरियन है और बहुत ज्यादा सी फूड कंज्यूम नहीं करते हैं, इसीलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी कॉमन हो गई है। इसके साथ साथ आयरन और B12 की डेफिशिएंसी भी एडोलेसेंस में बहुत ज्यादा कॉमन है। विटामिन डी अगर हम पूरी मात्रा में नहीं लेते हैं तो नॉट जस्ट कि बोन्स वीक हैं, डेफिनेटली कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, हड्डियां कमजोर होंगी। इसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस जो हम इतना ज्यादा देख रहे हैं आजकल, अपनी केसेस भी देखते हैं बहुत ज्यादा, हार्मोन्स को बनाने में विटामिन डी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और कहीं ना कहीं हर हार्मोनल इम्बैलेंस पेशेंट को अगर आप देखेंगे तो उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बहुत कॉमन फैक्टर हमें मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब आप देखिए कि सबसे बड़ा जो सोर्स है और जिसके लिए आपको कुछ पैसे भी नहीं खर्च करने हैं, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको रखना है, वही नहीं हो पा रहा है। और चिंता इसी बात की है श्वेता, टीनेजर्स में विटामिन डी की कमी, मतलब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस सवाल के साथ मैं चर्चा करूंगा कि टीनेजर्स को, मतलब एक दौर होता था कि लोग
लोग घंटों घंटों धूप में बैठते थे। और खासतौर पे अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो वहां तो सर्दियों में एक प्रचलन है कि साहब आप पूरी दोपहर आप शायद छत पे बैठेंगे। और खान पान में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हमें ऐसा मानना गलत भी है, हो सकता है, लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि मौसम के हिसाब से भी खान पान जो थे ना वो सब हम फॉलो नहीं करते हैं। आपका कमेंट क्या होगा, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? सी दिस इज समथिंग बहुत कॉमन है जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। जो हमारे बाकी एक्सपर्ट्स हैं वो उन्होंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, बट द मेन थिंग मेरा ये जो मानना है, जो मैं लोगों को देखती हूँ, मैं सुनती हूँ, मुझे ये लगता है कि इनका जो एक माइंडसेट और कल्चर, जो तरीका हो गया है, इनके जीने की शैली जो हो गई है। हमारे कल्चर, इंडिया की बात करें, हम भारत की बात करें, तो हमारे भारत के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन और मिनरल्स बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, वो भी खासकर टीनेजर्स के लिए, यूथ के लिए। सिर्फ ये इसके लिए हो रहा है बिकॉज उनका मोबाइल का जो टाइम है, स्क्रीन का टाइम है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। दिन के अंदर वो सुबह उठ के सूरज के सामने बैठ नहीं पा रहे हैं। और एक जो फैमिली कल्चर हो चुका है, दैट इज समथिंग बहुत ही सोचने वाली बातें होनी चाहिए। मेरा ये मानना है ये बहुत ही इजीली इस चीज को क्योर किया जा सकता है हमारे खुद के इंडियन फूड से। जो वेजिटेरियन है वो मशरूम ले सकते हैं, विटामिन डी जो कि सूर्य में पैदा हुआ मशरूम हो। मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। वो धूप के अंदर 10 से 15 मिनट बैठ सकते हैं इन द मॉर्निंग। जो कल्चर आप फॉरेन के अंदर आप देखें, वो सन बाथ लेते हैं, हमें बाथ लेने की जरूरत नहीं है। सन हर एक जगह अवेलेबल है। 10 से 15 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। आउटडोर वर्कआउट करे, वॉक करे, खेल करे, हाई प्रोटीन डाइट लें, सीड्स लें, ज्यादा पानी पिए, नींबू पानी पिए, नारियल पानी पिए। ये सारी चीजें इतनी इजीली अवेलेबल है इंडिया के अंदर। सिर्फ मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी यूथ से भी एंड एज वेल एज उनके पेरेंट्स से भी कि कृपया करके जो हमारा कल्चर था, जिसके अंदर हम योगा करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, बाहर घूमते थे, हम घास के ऊपर चलते थे इन द मॉर्निंग, ठीक है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर वो सारी चीजें एब्जॉर्ब हो सके। और जो खाने के अंदर जो हाई प्रोटीन डाइट है, हमारा दूध है, दही है, अंडा है, जितने भी सीड्स हैं, वो सारी चीजें हम उसके अंदर लें। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हमारे यहाँ, किसी भी चीज को फ्रोजन करने की जरूरत नहीं है, थैंक्स टू हमारे फार्मर्स जो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही इजीली अवेलेबल है इन द मार्केट। मैक्सिमम ऑर्गेनिक फूड लेने की कोशिश करें। और जितना हो सके ये जो ऑनलाइन कल्चर के अंदर आप फूड डिलीवरी एप्स हैं वो अपने मोबाइल से हटा दें, घर का बना खाना खाएं। और कोशिश ये करें कि जितना भी प्रोसेस फूड है वो अपनी लाइफस्टाइल से आप हटा दें, सोडास हटा दें। और उसके ऑल्टरनेटिव हमारे इंडिया के अंदर मोर देन सफिशिएंट टेस्टी एंड हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो पहले के जो लोग करते थे। आई थिंक वो सारी चीजों को फिर से इंडिया को इंडियन कल्चर में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ में फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाने की जरूरत है, सन में घूमने की जरूरत है, और एक अच्छी नींद और एक अच्छी डाइट लेने की जरूरत है। तो आई थिंक ये सारी डिफिशियंसी बहुत दूर भाग जाएगी। इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन देखते होंगे कि सबसे बड़े डॉक्टर क्या हैं? धूप, पानी, शुद्ध हवा, अच्छा खान पान, मतलब ये बेसिक्स जो हमारे आसपास हैं, लेकिन शायद हम उन बेसिक्स को ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर कौल, एक चीज हमें बताइए कि आखिर होता क्या है? मतलब किसी मैं एज ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। विटामिन डी अगर लंबे समय तक आप डेफिशिएंट हैं और आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर होता क्या है? मतलब किस तरह से बॉडी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को समझनी है वो ये समझनी है कि अगर साइंटिफिक डेटा का देखें तो विटामिन डी का डायरेक्ट लिंक हमारी बोन्स के साथ है, हमारी हड्डियों के साथ है, हमारे स्केलेटल ग्रोथ के साथ है। बच्चों में सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि जो बच्चे विटामिन डी से डेफिशिएंट हैं उनमें रिकेट्स होने की, यानी कि टेढ़ी हड्डियां कमजोर होने की होती है, उनकी ग्रोथ ढंग से नहीं होती, तो हम एक ग्रोथ फेलियर देखते हैं बच्चों में। वैसे ही अगर बड़ी उम्र में किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो
विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण ऑस्टोमेलेशिया, अगेन हड्डियों का कमजोर होना, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विटामिन डी कुछ हद तक हमारी इम्यून सिस्टम के साथ भी लिंक्ड है। जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी सीवियर हो, उनमें अक्सर कॉमन इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड हो गया या और कोई इन्फेक्शन हो गया, वो जल्दी होने की संभावना रहती है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी ठीक रखने के लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं जो विटामिन डी के साथ जुड़ी हुई हैं, बट उनका कोई प्योर साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास है नहीं। सर, माफी चाहूंगा, तो एक और सवाल है इसी से मेरा जुड़ा हुआ आपसे कि सप्लीमेंट्स और बाकी चीजें डॉक्टर, मतलब आजकल मैं प्रचलन देख रहा हूं कि डॉक्टर कभी भी डॉक्टर कोई पर्चा लिखता है या कोई दवा लिखता है, उसकी एक मियाद तय करता है कि साहब आपको इतने समय तक जाना होगा। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि विटामिन B12 जो है ना, उसको मतलब उसको तो लोग ऐसा मान लिए हैं कि वो उसके बारे में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी आप बेहतर बता पाएंगे कि उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो लंबे समय तक अगर आप लेते हैं तो कुछ उसके अलग तरह के साइड इफेक्ट हैं, कुछ डिल्यूजन्स तक की बात सामने आई है। देखिए, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। जहां विटामिन डी डेफिशिएंसी को हम जूझ रहे हैं, वहीं पे हम अक्सर विटामिन टॉक्सिसिटी भी देखते हैं। अगर कोई विटामिन डी ज्यादा लेता है, उसके ज्यादा गंभीर परिणाम होते हैं। अगर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाए, किडनी पे असर पड़ना, कैल्शियम की मात्रा खून में बढ़ जाना, और भी काफी चीजें हैं जो विटामिन डी की एक्सेस से देखा जाता है। उसी तरह से विटामिन B12 जो कि काफी लोग लेते रहते हैं और टेस्ट करवाते हैं, अचानक पता लगता है कि इतना ज्यादा आ गया। तो पेशेंट की जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि वो चुपचाप एक विटामिन खा रहा है जो कई सालों से खाता जा रहा है, तो वो उसका भी नुकसान होता है। तो कोई भी चीज अपने डॉक्टर के पूछे बगैर मत लीजिए। हर डॉक्टर आपको अपनी रिकमेंडेड डेली अलाउंस RDA, उसकी मात्रा है वो सेट हुई है। विटामिन डी की मात्रा भी सेट हुई है 800 इंटरनेशनल यूनिट्स के करीब। विटामिन B12 की भी कितनी माइक्रोग्राम डेली लेना है। और ये भी जानना जरूरी है कि हम किस तरह का खान पान खाते हैं, जिससे हमारे को विटामिन B12, विटामिन डी जो कन्वर्जन होता है सूरज से, वो हो पाएगा कि नहीं। अगर हमारे खाने में ऐसे पदार्थ हैं कि जो कन्वर्ट होंगे विटामिन डी में कि नहीं। तो ये आप जैसे हमारे दूसरे एक्सपर्ट जो डाइटिशियन है, वो कितनी अच्छे से बता रहे हैं कि भाई हमारे खाने में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लें। एंड शी इज, वो बिल्कुल सही बोल रही है कि भाई आज हमारी डाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है कैलोरीज से, और हमारी डाइट बहुत कम होगी न्यूट्रिशन में। तो ये न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उससे सारा चीज इंपॉर्टेंट होगी। ये भी मेल नरिशमेंट है कि कोई बंदा ज्यादा चीजें खाए, ज्यादा विटामिन खाए। ये भी मेल नरिशमेंट है कि बंदा कम खाए। तो ये दोनों चीजें मेल नरिशमेंट के उसमें आती हैं। और उनकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि हम मेल नरिश लोग हैं। हम शहरों में खासकर अपने बच्चे हमारा जंक फूड खाते हैं। दिस आर ऑल बेसिकली हमारे यहाँ पर इंसिडेंस ऑफ मैलनरिशमेंट स्कूलों तक में पैकेज्ड फूड या क्या क्या चीजें, कुकीज और बाकी चीजें मिल रही हैं। मतलब अभी हाल ही में बाकायदा गाइडलाइन आई है इसके बारे में कि साहब बच्चों में किस तरह से एक्स्ट्रा शुगर जा रहा है शरीर के अंदर, या एक्स्ट्रा सॉल्ट जा रहा है जो उनकी कैपेसिटी ही नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी पास्ट में हुई हैं जो सवाल खड़े करती हैं। सिमरन, मैं चूंकि बात सीधा टीनेजर्स से या बाकी चीजों की करता हूं, हमें बताइए जब बच्चा अनाज खाना शुरू कर देता है या उसकी टीनेज तक बाकी चीजें, हमें क्या चीजें बहुत शुरुआत से ही उसकी डाइट में शामिल कर देनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं वो और ज्यादा बेहतर हो या उसकी आदत बेहतर हो जाए? देखिए, जैसे ही हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं सेरेलैक खिलाते हैं, मार्केट में जो बना हुआ आता है, वहीं से ही बच्चों को प्रोसेस फूड के उस टाइम पे उनके टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे होते हैं, और उसी टाइम पे ही हम वो प्रोसेस फूड के टेस्ट, प्रिजर्वेटिव के टेस्ट उनको दे देते हैं। तो नेचुरल फूड के टेस्ट अडेप्ट करने में आगे चल के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बेटर है कि आप सब्जियों की प्यूरी से या दाल के पानी से शुरुआत करें जब आप खाने की ही शुरुआत कर रहे हैं। जितने नेचुरल टेस्ट आप अर्ली डेज में, अर्ली ईयर्स में बच्चों को देंगे, उतने नेचुरल टेस्ट से वो अडेप्टेड रहेंगे, उनके टेस्ट बड्स वैसे डेवलप होंगे, और उतना वो प्रोसेस फूड कम चूज करेंगे। अब क्योंकि प्रोसेस फूड्स इतने ज्यादा अवेलेबल है, इतनी आसानी से अवेलेबल है, हमें ये समझना पड़ेगा कि एक प्रॉपर लेबलिंग उनको पढ़ानी चाहिए, समझानी चाहिए, स्कूलों में पढ़ानी चाहिए
ताकि वो चूज कर सके पढ़ के कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। इसके साथ साथ जब हम न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे हैं शरीर में, क्योंकि प्रोसेस फूड खा के इतनी गट हेल्थ, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बेंसी की बात करें तो गट हेल्थ की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट्स आपकी गट में एब्जॉर्ब होते हैं। और अगर आपने प्रोसेस फूड खाया है तो नेचुरल है कि आपकी गट हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होगी, और जितना ज्यादा प्रोसेस फूड खाएंगे उतनी गट हेल्थ खराब होगी और उतनी आपकी विटामिन की एब्जॉर्बेंसी कम होगी, कम एब्जॉर्ब होंगे बॉडी में। तो भले ही आप सप्लीमेंट खा रहे हैं या खाना भी न्यूट्रिशियस खा रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे शरीर में। तो आपको अपनी गट हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, प्रोसेस फूड कम से कम खाना है, नेचुरल फूड आप जितना खाओगे, हरी पत्तेदार सब्जियां, डिफरेंट कलर ऑफ फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी प्लेट में हमेशा आपकी जो थाली होनी चाहिए ना, आपका जो मील होना चाहिए ना, वो पहले के जमाने के लोग कहते थे कि वो थोड़े रंग बिरंगी होनी चाहिए, मतलब उसमें हर चीज की मात्रा बड़ी आवश्यक है। और कई बार हम एक ही तरह की चीज खाते खाते अपनी इम्यूनिटी को भी वीक कर लेते हैं। चलिए श्वेता, हमें बताइए, जिस बात को सिमरन कह रही थी, गट हेल्थ, मतलब ये हाल के सालों में तो मतलब एक प्रश्न बन गया है। और मतलब मैं तो आए दिन लोगों को, अपने साथ के लोगों को या परिवार में सुनता हूं कि भाई उनकी गट हेल्थ खराब हो गई है, उनको प्रॉपर नींद नहीं हो रही है। मतलब ऐसा क्या बदल गया है, ऐसा क्या खराब कर लिया अपने जीवन में हमने कि हम गट हेल्थ और नींद को कॉम्प्रोमाइज कर चले? देखिए, हमने कुछ खराब नहीं किया। मेरा ये हमेशा से मानना है, और मैं जब भी किसी कॉलेजेस में और यूथ से मिलती हूँ, मेरा ये कहना है कि हमें चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बोला और आप भी बता रहे हैं, आप गट हेल्थ, जैसे हम पहले की चीजें खाते थे, फर्मेंटेड राइस हो गई, कांची हो गई, इडली हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे ब्रेकफास्ट होते थे, उसको इनकॉर्पोरेट करें। और साथ में जो आप देखते हैं रील्स, मैं हमेशा ये बोलूंगी, सोशल मीडिया इज एक्सीलेंट, इंटरनेट इज एक्सीलेंट, बट आपको सबसे पहले मेंटली अपने आप को एडुकेट करना पड़ेगा, व्हाट टू कंज्यूम एंड व्हाट टू नॉट। हर एक दूसरा इंसान एक रेसिपी लेकर आ रहा है, हर एक तीसरा इंसान आपको फास्ट फैट रिमूविंग डाइट बता रहा है, तो मैं सिर्फ यूथ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि थोड़े से आप माइंडफुल हो जाएं। दूसरी बात, आप देखें आजकल के सारे बच्चों को आंखों में चश्मे लगे हुए हैं, और अभी आप देखें, जब मैं अपने टाइम की बात देखती थी, बिकॉज वी आर वेरी मच एक्टिव एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। हर एक बच्चा स्कूल के अंदर खेलता था, घर से खाना लेके जाता था, उनकी मम्मी टिफिन पैक करती थी, जो आजकल उनके पास भी टाइम नहीं है, बिकॉज वो भी अपना टाइम इंटरनेट और रील्स को देखने के लिए दे रहे हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से, सारे लोगों से, कि आप अपनी जीवन शैली की वैल्यू करें। इंटरनेट बहुत ही बड़ा वरदान है, अगर हम उसे आपने उठाया श्वेता कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, और आज तो हमारे पास सहूलियत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गए हैं। शायद हमने अपने जीवन की जो निगरानी होनी चाहिए हर चीज के लिए, मतलब लोग पहले बड़े आराम से बैठ के खाना भी खाते थे, आराम भी करते थे, हर चीज को समय देते थे। आज इतनी बड़ी लग्जरी हो गई है, वो हर कोई उस पर बात कर रहा है। एक आखिरी सवाल के साथ मैं डॉक्टर कौल आपके पास आऊंगा, जरा क्विकली बताइए, धूप लेने का सही समय, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपने सबसे अच्छा इसका सारांश किया है कि धूप कब लेनी चाहिए। सुबह की धूप, अर्ली मॉर्निंग सन, जो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में होता है, वो सबसे अच्छा है विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में हमारे स्किन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये लोगों के तक संदेश जाना कि धूप का मतलब ये नहीं कि दिन में 12 बजे 1 बजे धूप के अंदर बैठ गए। सुबह अर्ली मॉर्निंग का वो जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे को वो वेवलेंथ चाहिए जो सूरज उस समय देता है हमारे को, सुबह अर्ली मॉर्निंग। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अर्ली मॉर्निंग सन, इसका एक्सपोजर होना 20 मिनट तक हर दिन, हमारा जो शरीर में स्किन में हमारा विटामिन डी कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो लोगों तक जानी चाहिए। आसान है, मतलब ये, इसके बारे में आप एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते कि ये काम नहीं हो पा रहा है मुझसे, कि आपको बस सुबह की धूप लेनी है 20 मिनट की, उसके लिए आपको कुछ भी ऐसी भाग दौड़ भी नहीं करनी है। आई एम श्योर कि
कुछ तो फर्क आए, कुछ असर हो इस सारी अवेयरनेस का, जो इस शो के जरिए हमने कोशिश की। थैंक यू सो मच डॉक्टर कौल। श्वेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिमरन, हमेशा की तरह अच्छे इंसाइट्स, और उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारियां लोगों के काम आए। फिलहाल आज के लिए कंज्यूमर इज किंग इस शो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया हो। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।